हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का 1 नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन जानने से पहले आप लोग से अनुरोध है, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि मूल का प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल का अस्तित्व किस कंडीशन में होता है। तो 3 कंडीशन है, जिसमें से 2 कंडीशन में मूल का अस्तित्व होता है और 1 कंडीशन में मूल का अस्तित्व नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कंडीशन है, यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए, यानी d का मान 0 हो जाए तो मूल का अस्तित्व होगा। और इसमें एक खास बात यह है कि जब भी d का मान 0 हो जाए मूल का अस्तित्व तो होगा, लेकिन मूल जो होगा वो दोनों बराबर होगा, सेम होगा। दूसरा कंडीशन है, यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो भी मूल का अस्तित्व होगा, लेकिन अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए तो इस कंडीशन में मूल का अस्तित्व नहीं होता है। ये दोनों कंडीशन में मूल का अस्तित्व होता है, यानी कि वास्तविक मूल निकलेगा। और ये जब भी d का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये d क्या है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। d कहते हैं विविक्तर को। तो सबसे पहले हम विविक्तर ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा ये जो क्वेश्चन है दिया गया वो उस क्वेश्चन का मूल का अस्तित्व है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, 2x² - 3x + 5 = 0। इतना को सबसे पहले हमें हल करेंगे और पता करेंगे कि d मूल का अस्तित्व है या नहीं। यदि मूल का अस्तित्व है तो ही हम उन्हें ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ जो संख्या रहता है यानी कि x² का जो गुणांक होता है हम उसे a कहते हैं। तो x² का गुणांक 2 है तो इसीलिए a का मान 2 है। अब b का मान जो होगा वो x का गुणांक, तो x का गुणांक -3 है, -3 लिख दें। और जो अचर पद होगा उसे हम c कहते हैं। अचर पद यहाँ 5 है, 5 लिख दें। अब हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि d = b² - 4ac। ये एक फॉर्मूला है, d = b² - 4ac। तो d की जगह हम d लिख देते हैं। अब b² का मान यहाँ से हम देख सकते हैं -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 है, 2 लिख दिए, गुना c का मान 5 है। इसी को सॉल्व करते हैं। अब -3 का वर्ग, यानी कि -3 को अगर 2 बार गुना किया जाए तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे यानी कि 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 -4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, तो यहाँ लिखेंगे 40। अब d बराबर 9 में अगर 40 को घटा दिया जाए, छोटा संख्या में अगर बड़ी संख्या को घटा दिया जाए तो माइनस होता है। तो यहाँ हम 9 में अगर 40 को घटा दें तो ये -31 हो जाएगा। अब हम इसको मैच कराएंगे इन तीनों कंडीशन से। ये जो d का मान -31 है किस कंडीशन के साथ ये मैच कर रहा है। हम जान रहे हैं अगर d का मान 0 हो तो मूल का अस्तित्व है, d का मान अगर 0 से बड़ा हो तो का मूल का अस्तित्व है, लेकिन अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए यानी माइनस में हो जाए तो वो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं d का मान -31 है, इसका मतलब d का जो मान है वो 0 से छोटा है। या तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, जब कभी d का मान माइनस में हो जाए तो वो मूल का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि d का मान माइनस में होने का मतलब है कि d का मान 0 से छोटा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं d का मान -31 हो गया है, माइनस में है, इसीलिए मूल का अस्तित्व नहीं है। जब भी मूल का अस्तित्व न हो तो हम उस प्रकृति को, उस मूल को ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हम जान रहे हैं मूल का अस्तित्व हो तो ही उसका वास्तविक मूल होता है, रियल मान होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मूल का अस्तित्व नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि d का जो मान है वो 0 से छोटा है, तो इस कंडीशन में मूल का अस्तित्व नहीं होता है। चलिए 1 नंबर का b नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो b नंबर क्वेश्चन है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। सबसे पहले हम इतना से d का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि मूल का अस्तित्व है या नहीं। यदि मूल का अस्तित्व होगा तो हम आगे मूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। x² का जो गुणांक हो उसे हम a कहते हैं। तो यहाँ x² का गुणांक 3 है, इसीलिए a का मान 3 है।
अब b का जो मान होगा वो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यानी x को छोड़ के जो संख्या रहेगा हम उसे b कहेंगे। तो यहाँ x को छोड़ के क्या है -4√3, तो ये b का मान हो जाएगा -4√3। अब c का जो मान होगा वो अचर पद यानी लास्ट वाला संख्या, तो ये 4 है, 4 लिख दिए। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला जानते हैं d बराबर b² - 4ac। अब d के जगह d रख देंगे, b², b का मान -4√3 है, तो b के जगह हम -4√3 रख देंगे। तो यहाँ है -4√3 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस। अब 4 लिख दिए, गुना a का मान है 3 लिखे, गुना c का मान है यहाँ 4 लिख दिए। अब d बराबर, अब -4√3 का अगर वर्ग करेंगे यानी कि -4√3 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, -4√3 गुना -4√3। तो ये माइनस को माइनस के साथ गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 16 होगा, गुना √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 का मान हम जानते हैं 3 होता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट 3 लिख देंगे। अब 16 को 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको 48 लिख सकते हैं। माइनस, अब 4 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 4 × 12 होता है, अब 12 को 4 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ भी 48 होगा। तो d बराबर, अब 48 में 48 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ d का मान 0 हो जाएगा। हम 3 कंडीशन में जानते थे कि पहला कंडीशन d का मान यदि 0 हो जाए तो मूल का अस्तित्व होगा, और दोनों जो मूल होंगे वो बराबर मूल होंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं d का मान 0 हो गया, इसका मतलब मूल का अस्तित्व है, और दोनों जो मूल होंगे वो दोनों सेम होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है, तो हम जान रहे हैं मूल का अस्तित्व हो तो ही उसे ज्ञात करना है। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में यदि मूल का अस्तित्व हो तो ही उन्हें ज्ञात करना है, तो यहाँ तो मूल का अस्तित्व है इसीलिए हम आगे मूल ज्ञात करेंगे। तो 2 फॉर्मूला जानते हैं, पहला है x बराबर -b प्लस √d/2a। अब x के जगह x रखेंगे, माइनस और b का मान है -4√3, और यहाँ पहले से -b है, तो माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4√3 प्लस d का मान 0 है, 0 रख दिए, गुना 2 गुना a का मान 3 है, यहाँ 3 रख दिए। तो इसी को आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर, ये 4√3 है, 4√3 लिख दिए, प्लस अब √0 का मान 0 होता है तो हम यहाँ 0 रख देंगे, बटे 2 गुना 3। अब 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। x बराबर, अब 4√3 को 0 के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो 4√3 ही होगा, 4√3 लिख दिए, और नीचे में 6। अब 4 को 6 के साथ भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से हम काट रहे हैं तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और यहाँ जो है वो √3 रह जाएगा। हम इसी को आगे इस तरह भी लिख सकते हैं कि x बराबर 2√3, और 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, √3 गुना √3, 3 बराबर √3 होता है, तो हम ये लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो आप देख सकते हैं √3 को √3 के साथ अगर काट दिया जाए तो यहाँ बच जाएगा ऊपर में 2 और नीचे में √3। तो इस तरह से x का जो मान होगा वो 2√3 होगा। तो चलिए और एक फॉर्मूला जानते हैं, उससे भी हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो फिर और एक जानते हैं, x बराबर -b प्लस, यहाँ माइनस होता है, -√d/2a, और यहाँ माइनस होता है, तो इसी में बिठाएंगे, x के जगह x रख दिए, माइनस और b का मान है -4√3, तो ये प्लस हो जाएगा, 4√3 -√0, और 2 गुना a का मान है 3। इसी को सॉल्व करते हैं, यहाँ 4√3 है, 4√3 लिख दिए, माइनस √0 का मान 0 होता है तो हम यहाँ 0 रखेंगे, बटे 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 4√3 में अगर 0 को घटा दिया जाए तो ये 4√3 ही रहेगा, और नीचे में 6 लिख दें। अब इन दोनों को काट देंगे तो 2 से ये 2 हो जाएगा, और नीचे में 3, और यहाँ जो है वो √3 बच जाएगा। इसी को हम लिखेंगे आगे 2√3 गुना √3 को अगर 2 बार गुना करेंगे, 3 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो √3 के बराबर होता है, तो यानी √3 गुना √3 हम इसे लिख सकते हैं।
3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अब इसको इसके साथ अगर काट देंगे तो x बराबर ऊपर में 2 है, नीचे में √3। तो इस तरह से x का मान 1/2/√3 है, यहाँ भी x का मान 2/√3 है। जब भी d का मान 0 हो जाए तो मूल का अस्तित्व भी होगा और दोनों जो मूल होंगे वो दोनों सेम होगा, यानी बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं x का मान 2/3 है, यहाँ भी x का मान 2/3 है। तो ये कैसे पता चला? d का मान 0 है, इसीलिए पता चल रहा है कि d का मान जब भी 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल सेम होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। इतना से हमें सबसे पहले मूल ज्ञात करना है। यदि मूल का अस्तित्व हो तो ही हम आगे मूल ज्ञात करेंगे। तो हम 3 कंडीशन जानते हैं। सबसे पहले d का मान यदि 0 हो जाए तो मूल का अस्तित्व भी होगा और दोनों मूल बराबर भी होंगे। दूसरा कंडीशन जानते हैं, यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो भी मूल का अस्तित्व होगा, लेकिन जो d का मूल होगा वो दोनों अलग अलग होंगे। आगे यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे d का मान ज्ञात करते हैं। तो जब भी x² का गुणांक हो तो उसे हम a कहते हैं। तो यानी x² का गुणांक 2 है, इसीलिए a का मान 2 है। अब b का जो मान होगा वो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहाँ -6 है, तो -6 हो गया। अब c का मान जो अचर पद हो उसे हम c कहते हैं, तो अचर पद यहाँ 3 है, तो 3 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला जानते हैं, d बराबर b² - 4ac। अब जहाँ जहाँ b² यानी b है वहाँ -6 रख देंगे, तो ये -6 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 है, 2 रख दिए, c का मान 3। अब इसी को सॉल्व करते हैं। -6 का वर्ग यानी कि -6 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 36 - 4 दूनी 8, 8 3 24। तो ये d बराबर हो जाएगा 36 में अगर 24 को घटा दिया जाए तो 36 में अगर हम 24 को घटा दें तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ से 1 यानी कि 12। तो यहाँ d का मान 12 हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं जब भी d का मान धनात्मक में हो, प्लस में हो तो ही मूल का अस्तित्व होता है, या d का मान 0 हो जाए तो पर भी मूल का अस्तित्व होता है। लेकिन यदि d का मान 0 यानी -0 से कम हो जाए तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं d का जो मान है वो 12 है, यानी कि d का मान धनात्मक है, d का मान 0 से बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे d का मान 12 है, इसीलिए मूल का अस्तित्व है। तो यहाँ लिखेंगे मूल का अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो क्यों है? चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है। d का मान जब भी 0 से बड़ा हो तो भी मूल का अस्तित्व होता है। यदि और d का मान 0 हो जाए तो पर भी मूल का अस्तित्व होता है। लेकिन अगर d का मान किसी तरह माइनस में आ जाए तो वो मूल का अस्तित्व नहीं रहता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ d का मूल का अस्तित्व है तो हम फिर आगे मूल ज्ञात करेंगे। तो 2 फॉर्मूला जानते हैं। पहला x बराबर -b प्लस √d/2a। अब x की जगह x लिखेंगे। अब -b, यहाँ -b का मान -6 है और वहाँ पहले से -6 है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और d का मान 12 है, फिर इसको 2 गुना a का मान है 2, यहाँ 2 रख देंगे। अब x बराबर 6 प्लस, अब √12 का मान क्या होता है? तो आप देख सकते हैं √12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। √12 को हम 2 गुना 2 गुना 3 रूट के अंदर में लिख सकते हैं। अब ये दोनों मिला हुआ है यानी कि 2√3। जो संख्या 2 गो यानी कि पेयर में हो उसे हम 1 बाहर कर देते हैं, जैसे 2 2 मिला हुआ है, 1 2 बाहर कर दिए और ये √3 अंदर में रहेगा। तो इस तरह से हम इसे 2√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2√3 और नीचे में 2 दूनी 4। और फिर आगे इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 3 बच जाएगा, यानी 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6, तो 3 बार। अब प्लस यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 बच जाएगा और नीचे में है 4। अब इसको इसके साथ काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे यहाँ 2 हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान 3 प्लस √3 बटे 2 होगा। तो चलिए और एक मूल्य ज्ञात करते हैं। फिर x बराबर -b माइनस √d/2a। अब x की जगह x लिखेंगे। अब माइनस और b का मान है -6, तो माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है √d। अब d का मान जो है वो है 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। अब 2 गुना a का मान 2 है, यहाँ 2 लिख दिए। x बराबर 6 माइनस, अब √12 का मान हम जान रहे हैं 2√3 होता है, तो यहाँ भी 2√3 लिख देंगे और नीचे में 2 दूनी 4। अब x बराबर इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे, ये 3 माइनस √3 होगा और नीचे में 4। इसको इसके साथ काट देंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा। तो x बराबर
3 माइनस रूट 3/2 होगा। ये एक आंसर और ये है दूसरा आंसर। तो इस तरह से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।